तो हम आज अपने योग सूत्र पर आगे बढ़ेंगे और साधन पाद में जो अगला सूत्र है 11वां नंबर का सूत्र। तो इस सूत्र का अध्ययन करेंगे हम। तो सूत्र है ध्यान हेयस्तद वृत्तयः। ध्यान हेय का मतलब है प्रसंख्यान संज्ञक, यानी कि ध्यान से त्यागने योग्य। तद वृत्तयः मतलब क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को ध्यान के मार्ग से त्यागने योग्य। तो जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई है, जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई है, ऐसी वृत्तियों को, ऐसे क्लेशों को खास करके जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई है, जो क्रिया योग द्वारा उनको वीक कर दिया गया है या उनको कमज़ोर कर दिया गया है, उनको ध्यान के द्वारा त्याग देना। क्लेशों की वृत्तियां जो कि क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं। क्लेश क्या है? सूक्ष्म है। वृत्तियां क्या है? उनका उदार रूप है। तो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं, प्रसंख्यान यानी विवेक ख्याति संयक ध्यान से त्यागने योग्य हैं। तो जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं जो हमने पढ़ी हैं पहले, और जो क्रिया योग द्वारा तनु कर दी गई हैं, जिनको हमने कमज़ोर कर दिया है क्रिया योग की साधना से, विवेक ख्याति नामक ध्यान से उनको त्याग देना चाहिए, जब तक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीज के जैसी ना हो जाए। तो हम सबको पता है कि अंकुर से उत्पन्न करने की शक्ति बीज भाव के सहित जो चित्त में क्लेश स्थित हैं, हमें मालूम है कि हमारे चित्त में ही ये सब क्लेश स्थित हैं, चाहे वो अविद्या हो, चाहे अस्मिता हो, राग द्वेष अभिनिवेश, कुछ भी हो, यह आपके चित्त में ही स्थित है। अब चित्त से अगर हम इनको बाहर निकालते हैं या इनको समाप्त करते हैं, तभी हम ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो चित्त में ही इन क्लेशों को पूरी तरह से कमज़ोर करके उनको समाप्त करना। तो इस चित्त के अंदर ही, इन्हीं क्लेशों के अंदर ही बीज भाव में यह क्लेश हमेशा बने रहते हैं। अब इन बीजों को क्रिया योग के मार्ग के द्वारा, क्रिया योग से तनु करके विवेक ख्याति नामक ध्यान के मार्ग से हम इनको त्याग सकते हैं। यानी कि ये जो बीज हैं, जो क्लेशों के बीज हैं, या क्लेश खुद एक बीज हैं, जो कि उदार रूप से वृत्तियों यानी ग्रॉसर रूप से वृत्तियों के बारे में बात करते हैं, उनको हम उसी रूप में, क्लेशों के बीज रूप में ही समाप्त कर सकते हैं। और जब तक कि वह सूक्ष्म होते होते, मतलब जब उनको क्रिया योग से सूक्ष्म करते जाते हैं, तो सूक्ष्म होते होते जब तक वह दग्ध बीज के रूप में नहीं आ जाते हैं, तब तक उनका विवेक ख्याति की अग्नि के द्वारा हमें उन्हें तनु करते रहना चाहिए। तो भाव यह है कि विवेक ख्याति विषयक प्रयत्न से उत्पन्न हुई जो अग्नि है, विवेक ख्याति जो अग्नि है, जो ध्यान योग की अग्नि है, उस अग्नि में क्या होता है? क्रिया योग द्वारा तनु किए हुए, क्रिया योग से आपने तनु कर दिया है, क्रिया योग द्वारा जो तनु किए हुए क्लेश बीज रूप में उत्पन्न है, अभी भी बचे हुए हैं, उन बीजों को क्लेश रूप बीज दग्ध हो जाते हैं। मतलब कि जो क्लेश युक्त बीज हैं, विवेक ख्याति की अग्नि में वो जल जाते हैं, पूरी तरह से जलने लगते हैं। इसलिए जब तक
क्रिया योग से तनु किए हुए क्लेश दग्ध बीज के सदृश न हो जाएं। यानी कि जब तक क्रिया योग से कमज़ोर हुए हुए क्लेश उनको दग्ध बीज के जैसे बिल्कुल ना हो जाएं, यानी कि उनमें कुछ भी और एक्टिविटी करने की ताकत ना हो, तब तक विवेक ख्याति रूपक जो ध्यान का मार्ग है उसका पालन करना अनिवार्य है, उसको करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप यह करेंगे तभी जाकर आप विवेक ख्याति अग्नि से इन क्लेशों को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि वृत्तियां जो कि तनु नहीं है या सूक्ष्म नहीं है, वृत्तियां, यहाँ पर किन वृत्तियों के बारे में बात हो रही है? वह वृत्तियां जो क्लेशों से उत्पन्न है और उदार रूप में आपके सामने हैं। उन वृत्तियों को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो क्लेश जो कि उसके बीज हैं उनको समाप्त करेंगे, और जब क्लेश समाप्त होंगे तो वृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें मालूम है कि क्लेशों को समाप्त करेंगे, उसके लिए हमने पहले पढ़ा क्रिया योग। तो क्रिया योग से क्लेशों को समाप्त नहीं किया जा सकता, उनको केवल कमज़ोर किया जा सकता है, उनको बिल्कुल वीक किया जा सकता है। और जब हम विवेक ख्याति रूपक ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तब जाकर वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं यहाँ पर, ये समझते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जैसे वस्त्र का स्थूल मल प्रक्षालन आदि से सुगमता से दूर किया जा सकता है। तो महर्षि वेदव्यास का क्या कहते हैं कि जिस तरह से जब भी कोई कपड़ा हम लेते हैं तो उसके अंदर जो कचरा जमा होता है बाहर से, उसको हम झाड़ दें या एक पानी अगर लगा दें तो वो साफ हो जाता है। परंतु सूक्ष्म मल विशेष यत्न से दूर होता है, परंतु सूक्ष्म मल विशेष यत्न से दूर होता है। तो जो क्लेश हैं उनका जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि यह स्थूल रूप में जो क्लेश आपको दिख रहे हैं, ग्रॉस फॉर्म में जो दिख रहे हैं, उनको तो आप क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बीज है जो कि एक्चुअल वृत्तियों पे भी उसका असर पड़ रहा है, उनको समाप्त करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, जैसे वस्त्र का स्थूल मल प्रक्षालन आदि से सुगमता से दूर किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म मल विशेष यत्न से दूर होता है, ऐसे ही क्लेशों की स्थूल वृत्तियां कम दुख देने वाली होती हैं। तो स्थूल जो वृत्तियां होती हैं वह दुख कम देती हैं, सूक्ष्म वृत्तियां जो हैं वह अधिक दुखदायी हैं। सूक्ष्म वृत्तियां उन्हीं क्लेशों का सूक्ष्म रूप जो उसके बीज हैं वह हैं, अर्थात समाधि द्वारा ही इनको समाप्त किया जा सकता है। तो जब आप देखेंगे कि क्रिया योग जब आप करना शुरू करेंगे तो क्रिया योग से आप वृत्तियों को जो स्थूल रूप में वृत्तियां हैं और उनके क्लेश हैं, यानी कि बेसिकली क्लेशों से वृत्तियां उत्पन्न हो रही, तो क्लेश जो स्थूल रूप में हैं उनको आप वृत्ति रूप में पूरी तरह से कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं क्लेशों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको असंप्रज्ञात अवस्था विवेक ख्याति ज्ञान या विवेक ख्याति ध्यान मार्ग से ही उनको समाप्त कर सकते हैं। इन तनु किए हुए क्लेशों को, सूक्ष्म वृत्तियों को विवेक ख्याति की अग्नि से ही जलाया जा सकता है, और जब ये पूरी तरह से जल जाते हैं तब वापस चित्त अपनी प्रकृति की अवस्था में लीन हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, और आप देखेंगे कि वह उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। तो हमें यह समझ में आया कि क्रिया योग जो है वह क्या है। क्रिया योग से आप केवल और केवल अपने क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं उनको ही कमजोर कर सकते हैं, लेकिन क्लेशों की जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं या जो एक्चुअल बीज हैं उन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिया योग से केवल आप स्थूल को ही कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बीज है, जो क्लेश है, मुख्य जो क्लेशों का कारण है, उनके लिए आपको ध्यान मार्ग ही लेना पड़ेगा। तो let us understand this in English now. So
The sutra, 11th sutra goes like this: Dhyan heyastad vrittayah. So dhyana means meditation, heya means eliminated, tat means their kleshas, vrittaya means different states of the chitta. So the different state of the chitta are produced by these kleshas. Just now we were talking in the same thing. Different states of this chitta is produced by kleshas, and those modifications of the chitta and the kleshas are to be eliminated by meditation alone. Remember that. So the first chapter explains about yoga's chitta vritti nirodha. With Kriya Yoga, it says that by the Kriya Yoga the vrittis are weakened, and by basically Chitta Vritti Nirodha means by Chitta Vritti Nirodha, that sutra explained about that vrittis are weakened, and by Kriya Yoga kleshas are or mechanism underpinning the production of the vrittis are eliminated. So earlier what we were talking about the vrittis, now we are talking about the kleshas which are basically forming the vrittis. So we are removing, or we are in the process of removing the kleshas. So Patanjali here confirms that the kleshas are produce of the vrittis. So Maharishi Patanjali very clearly he confirms here that kleshas are nothing but the produce of the vrittis. Thus a deeper element of the psyche and unavoidably needed to be confronted if one wishes to go to the Nirodha state. The vrittis produced by them requires you to do so. So basically, when you want to reach the state of Nirodhavastha, so you have to confront your kleshas, because Rag Dvesh is one of the important kleshas, and if you don't confront your kleshas, automatically these kleshas are going to nourish your vrittis, and you will be always having sufferings in your life. So you have to stop, you have to attack, you have to work at the level of the kleshas immediately, because they are the roots, they are the subtler forms of the grosser vrittis. Now Maharishi Patanjali indicated that kleshas are destroyed by, or kleshas are weakened by Kriya Yoga. So Maharishi Patanjali, he very clearly tells that kleshas can be weakened by Kriya Yoga. Yet here he states that the vrittis produced by these kleshas can be eliminated or eradicated only when you do meditation, that also Vivek Khyati, specialized meditation. So Maharishi Ved Vyas, he very clearly says that the seed power or fructifying capability of the kleshas is weakened by the practice of Kriya Yoga. It is only weakened, it is not eradicated. Remember that. So the fructifying and the seed power of the kleshas is weakened by the practice of Kriya Yoga, and then if you don't go for the dhyan which is explained in this sutra, it cannot be eradicated. So you have to go for the dhyan so that you can eradicate this particular sutra. So you can eradicate this particular klesha. So he says very clearly that to eradicate the seeds, you have to practice meditation. Now, until these kleshas become like burnt seeds, just like the beej, you have to keep on continuously working on the kleshas. He gives the useful example here also, the similar example I will tell you, that when you wash the garments, the gross dirt of the garments, they immediately go out when you just clean it superficially. But you have to put lot of efforts if you want to go deep cleaning, right? So deep cleaning is always important. In the same way, the grosser manifestation of the kleshas can be easily removed by Kriya Yoga. So remember, the Kriya Yoga removes the grosser part of the kleshas. But the more subtle part of the kleshas, which is actually the seed of the vrittis, has to be removed by alone, and alone
meditation or the meditation of Vivek Khyati or practice of Nirbij Avastha. So always remember, the gross manifestation of the kleshas can be easily removed by Kriya Yoga. It cannot remove the seed. It has to be removed only by the practice of dhyana. So it is very important. So you ultimately have to destroy the cloth. So you have to think about the chitta, because chitta is the thing which is directly related to the kleshas and your vrittis. So if cloth itself, if chitta itself is totally merged with the prakriti or its source, automatically you will see there is no klesh, there is no superficial or grosser type of kleshas, or there is no seed of those kleshas, and there is no grosser manifestation in the form of vrittis. So everything is removed if you merge this chitta with the prakriti. So the grosser aspects of kleshas are eliminated by the Kriya Yoga. So the grosser aspects of the kleshas are eliminated by the Kriya Yoga. The more subtler aspects or the actual seed of the kleshas can be removed only by the practice of meditation. Remember that. But it has indicated in the last sutra the actual burned seeds or residual impressions of now important samskaras, that is your Dagda Bija, are not completely dissolved until the mind, along with all its latent samskaras, is merged with the prakriti. So I told you in Hindi also, the grosser imprints or the grosser kleshas or grosser vrittis can be weakened by the practice of Kriya Yoga. They have their samskaras, and at the same time the subtler forms, the actual seed of the kleshas also needs. So grosser can be removed by Kriya Yoga and the subtler can be removed by the meditation. But even if they are in the complete burnt state of the bija or the samskaras, they can again come back. So that is the reason you have to merge, you have to totally dissolve in the prakriti, so that nothing remains and you are one with the Supreme Consciousness. So this is about the 11th sutra of Sadhana Path, which talks about the importance of meditation. It is talking about the meditation, and it is very, very important that one should understand the importance of meditation. And unless and until we do the meditation regularly, it can never be possible for us to see that we get success in the field of sadhana.